हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका को माहिर और आयशा की बातों से थोड़ा बहुत शक हो गया था कि वो राधिका की बेटी है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इशिका राधिका से मिलने के लिए सिंघानिया हाउस आई। वो राधिका और अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन आदर्श की चोट लगने की वजह से इशिका को आदर्श के साथ हॉस्पिटल आना पड़ा। वहां उसे आदर्श के ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला, जो उसके ब्लड ग्रुप से अलग था। इशिका की खुशियां पल भर में मिट्टी में मिल गईं। वहां हॉस्पिटल में मालविका आदर्श से मिलने के लिए आई तो इशिका ने उसे अपने बाप के बारे में पूछा। ब्लड ग्रुप अलग होने की बात पता चलने पर मालविका के पास ही अच्छा मौका हाथ लगा था, जब वो इशिका को पूरी तरह सिंघानिया फैमिली से अलग कर सकती थी। मालविका ने इशिका की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इतना पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ कि हमारा सिंघानिया फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आदर्श तुम्हारा बाप है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? इशिका ने हैरानी से पूछा। सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं नहीं जानती तुम्हारा बाप कौन है। मेरा कईयों के साथ रिश्ता था, मालविका ने बेपरवाही से कहा। मालविका ने महसूस किया इशिका पर उसकी बातों का असर हो रहा है, तो वो आगे बोली, बस यही वजह थी कि मैं हमेशा तुम्हें यही कहती रहती थी कि सिंघानिया फैमिली से दूर रहो। आयशा की हर बात मानो ताकि तुम्हारा सच किसी के सामने ना आए। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था सिंघानिया फैमिली में घुसने के लिए। अब समझ में आया कि मैं ये क्यों कहती थी कि तुम्हें सिंघानिया फैमिली का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें अपना सरनेम और नाम दिया है, वरना मुझे तो याद भी नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है। मालविका सब कुछ इतनी बेशर्मी से बता रही थी। इशिका ने खुद को सख्त करके कहा, जब मैं 4 साल की थी तब तुमने मुझे बेच दिया, क्या उसका भी यही कारण था? हाँ, यही वजह थी। मैं तुम्हें खुद से और सिंघानिया फैमिली से दूर करना चाहती थी, ताकि कभी गलती से भी मेरा राज ना खुले, मालविका ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। इशिका की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था, जिसे देखकर मालविका ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम इतना दुख किस बात का मना रही हो? तुम तो आदर्श को अपना बाप मानती तक नहीं हो। बहुत पहले तुमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, गलती से भी इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अपने चक्कर में मेरा फ्यूचर खराब मत करना। इशिका को फिर से भला बुरा कहने के बाद मालविका वहां से आदर्श को ढूंढते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। उसके जाते ही इशिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। एक ही दिन में उसे इतनी खुशियां मिली थीं, तो अगले ही पल हमेशा की तरह उसकी खुशियां बर्बाद हो गई थीं। इशिका हॉस्पिटल की लॉबी में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर जम गई और उसके आसपास की दुनिया काफी तेजी से चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अभिमन्यु उसके पास आया और इशिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सख्ती से कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? याद है ना तुम्हें, मिसेस सिंघानिया के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाना है। अब चलो यहाँ से अंदर। अभिमन्यु के इतना कहने के बावजूद इशिका वहाँ पर सुन खड़ी थी। अभिमन्यु जब उसे पकड़कर कुछ कदम चलने लगा तो इशिका ने उसका हाथ झटक दिया और धीरे से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना मिस्टर राजवंश, प्लीज झूठी उम्मीदें मत दीजिए। अभिमन्यु समझ गया था कि इशिका ऐसा किस वजह से कह रही है। आदर्श और उसका ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से वो टूट गई थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है आदर्श सिंघानिया तुम्हारे बाप ना हो, लेकिन राधिका सिंघानिया तुम्हारी माँ। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही इशिका ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज ये सब मत कहिए। वो कुछ पल रुकी और फिर आगे कहा, आदर्श सिंघानिया कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो राधिका आंटी से बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत परवाह करता है। राधिका आंटी बहुत ही अच्छी औरत है। हमें इस तरह उनके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये सोचना भी पाप है कि उनके आदर्श सिंघानिया के अलावा किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। अभिमन्यु इशिका को समझाना चाहता था, पर इशिका समझने के मूड में नहीं थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, अब तक यही लगता था कि किसी की नाजायज औलाद होना सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरी हालत तो उससे भी खराब है। मेरी माँ को ये तक नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। अभिमन्यु ने उसे शांत करवाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन इशिका ने पहले ही उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है,
अभिमन्यु ने जवाब दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया था। हालांकि उसने अभी भी इशिका को पूरी तरह अकेला नहीं किया था। अभिमन्यु इशिका की तरफ देख रहा था, जो वहां बेंच पर सिर झुकाकर बैठी थी। इशिका की आंखों में आंसू थे। उसे इस हाल में देखकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मालविका आदर्श से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंची, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। आदर्श और राधिका बात कर रहे थी और वो बातें इशिका के बारे में थीं, इसलिए वो चुपचाप उन्हें सुनने लगी। राधिका ने आदर्श को समझाते हुए कहा, आप खामखा इशिका को इतना गलत समझते हैं। आज उसी ने मदद की तभी हम हॉस्पिटल पहुंच पाए। आप उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि वो आपकी खुद की बेटी है। आपको उसके बारे में अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अलग नजरिया तुम्हें आयशा के लिए भी अपनाने की जरूरत है राधिका, जो आजकल तुमसे दूर हो रही है। आदर्श ने जवाब दिया। राधिका कुछ पल रुकी और फिर नजरें नीचे करके कहा, मैं आयशा का अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन आपको भी इशिका का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो आपकी इकलौती बेटी है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये सच है कि मैं आपको बच्चा नहीं दे पाई। ऐसे में सिर्फ इशिका ही बचती है, जो आपका खून है। आप उसके साथ में ऐसे पेश क्यों आते हो? आदर्श ने राधिका के बालों को उसके कान के पीछे किया और फिर उसके फोरहेड पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा समझकर पालूंगा, उसे प्यार करूंगा, और मैंने अपना वादा निभाया है। मेरी आयशा के अलावा दूसरी औलाद नहीं है। राधिका आदर्श को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे कहा, आपने अपना प्रॉमिस निभाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी थैंकफुल रहूंगी। पर आप इशिका के साथ सच में अन्याय कर रहे हैं। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दिल्ली छोड़ा, अपना पूरा बिजनेस यहाँ पर सेटल किया, ये काफी था। अब प्लीज मेरे कहने पर इतना और कर दीजिए। सॉरी राधिका, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो मालविका की भी बेटी है। तुम उसके साथ अच्छे से पेश आती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा साथ भी दूंगा। वो बायोलॉजिकली मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन दिल से मैं कभी उसे अपना नहीं पाऊंगा। आदर्श ने भी जिद करते हुए कहा। बाहर खड़ी मालविका ने उनकी बातें सुनी तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मालविका ने आदर्श को फंसाने के लिए उसे ड्रग्स देकर उसके साथ रिलेशन बनाए थे और प्रेग्नेंट होने के बाद एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करके ये साबित किया था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। राधिका की शादी आदर्श से उसके बाद में हुई थी। मालविका को यही लगता था कि राधिका उन दोनों के बीच में आ गई है, वरना वो उसे शादी के लिए मना ही लेती। बिल्कुल सही राधिका सिंघानिया, मालविका ने अपने मन में कहा, तुम सच में अपने बच्चे के साथ हमारे बीच में आई थी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी एक नहीं होने दूंगी। आज इशिका को जो गलतफहमी हुई है, उसका फायदा उठाकर उसे कभी सिंघानिया फैमिली के पास नहीं आने दूंगी। तुमने मुझे और आदर्श को दूर किया तो इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उम्र भर भुगतनी होगी। मालविका के चेहरे पर इविल स्माइल थी, तो वहीं इशिका ना जाने कब तक हॉस्पिटल की सीढ़ियां पर बैठी रही। इशिका अभिमन्यु के सामने रोना नहीं चाहती थी, तो वो बाहर आ गई थी। वो आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। इशिका ने ऊपर की तरफ देखा तो वो अभिमन्यु था, जिसने अपना ब्लेजर निकालकर इशिका के कंधे पर अच्छे से सेट कर दिया था। वो उसके पास बैठा और धीरे से बोला, क्या इस तरह खुद को तकलीफ देना सही है? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर अपने काम कीजिए मिस्टर राजवंश। इशिका ने उसे धीरे से जवाब दिया। अभिमन्यु इशिका की आंखों की तरफ देख रहा था। ये नहीं था कि वो पहले उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था, लेकिन आज उसे इशिका और भी अच्छी लग रही थी। उसे इशिका की सबसे अच्छी क्वालिटी यही लगती थी कि लोग उसे कितना भी गिराने की कोशिश करे, वो उतनी ही मजबूती से खड़ी होती थी। दुबली पतली सी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लड़की, जो दुनिया की भीड़ में अकेली सबसे लड़ना जानती थी। अभिमन्यु ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा मिस सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है आशीष और माहिर के बीच में कौन सा राज हो सकता है? मुझे जानने की जल्दी नहीं है मिस्टर राजवंश, आज नहीं तो कल माहिर मुझे खुद बताएगा। इशिका ने इतने दुख में भी हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और क्या सोचा है तुमने? आयशा सिंघानिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अभिमन्यु ने आगे पूछा। वो कैसे भी करके इशिका से बात करना चाहता था। आप आयशा को जानते नहीं हो, सिर्फ माहिर ही उसका मोहरा नहीं है, और भी लोग हैं। उसके ये गलत डिसीजन उसके फ्यूचर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इशिका ने जवाब दिया। और वो कैसे? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। आप बस देखते जाइए, अगले 15 दिन में आयशा का पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा। इशिका ने मुस्कुरा कर कहा।
वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। तब तो 15 दिन बाद मुझे गुड न्यूज का इंतजार रहेगा मिस सिंघानिया, अभिमन्यु ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। बात करते हुए वो इशिका के पास आकर बैठ गया था। उसके बाद उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस काफी देर तक वहाँ बैठे रहे। ऐसा नहीं था कि इशिका की जिंदगी में पहले मुसीबतें नहीं आई थीं, पर उसने हमेशा खुद को अकेला पाया था। पर आज उसके साथ अभिमन्यु था। अभिमन्यु राजवंश की जो पोजीशन थी, उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड कीमती था। पर आज वो अपने काम और टाइम की परवाह छोड़कर बस इशिका के साथ चुपचाप बिना किसी फायदे के बैठा था। वहीं इस बीच कियारा के सोने के बाद मिस्टर और मिसेज मित्तल घूमने के लिए बाहर की तरफ आए। शाम होने की वजह से हल्का अंधेरा हो चुका था। वो दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सीढ़ियों पर अभिमन्यु और इशिका बैठे हुए थे। इशिका सामने की तरफ देख रही थी तो वहीं अभिमन्यु की निगाहें इशिका पर थीं। इशिका को देखते ही अचानक न जाने क्यों मिस्टर मित्तल ने हल्की तेज आवाज में कहा, मैडम मर्चेंट। उनकी आवाज सुनकर इशिका ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। उसने हिचकिचाते हुए गौतम मित्तल से कहा, अंकल आपने अभी अभी मुझे कुछ कहा? गौतम इशिका की बात का जवाब देते उससे पहले नैना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो इशिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, आजकल कियारा के साथ रहते हुए ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है। तुम्हें भी परेशान कर रहा है। तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इशिका इस बारे में आगे कुछ पूछ न ले, ये सोचकर नैना ने जल्दी से उससे पूछा, तुम यहाँ इस वक्त सीढ़ियों पर बैठकर क्या कर रही हो? मिस्टर सिंघानिया को चोट लगी थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, बस अब जाने का सोच ही रही थी। इशिका ने जवाब दिया, हाँ चली जाओ और जाकर आराम करो, काफी थकी हुई लग रही हो और शाम का वक्त भी हो गया है। नैना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी और उठकर वहाँ से जाने लगी। उसके पीछे पीछे अभिमन्यु भी जा रहा था। कुछ ही देर में अभिमन्यु और इशिका राजवंश विला में पहुंचे। वहां आते ही वो दोनों सीधे वसुधा के विला में चले गए थे। उन्होंने देखा वसुधा लिविंग रूम में थी और अब तक सोई नहीं थी। वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनकी नई केयर गिवर मिस निवेदिता उनके पास थी। वसुधा अभिमन्यु और इशिका को देखकर शांत हो गई थी। ये देखकर निवेदिता को भी अच्छा लगा। निवेदिता ने प्यार से वसुधा से कहा, मिस्टर राजवंश और मिस सिंघानिया आ गए हैं मिसेज राजवंश। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा। आप प्लीज जाकर आप अपने कमरे में आराम कीजिए, रात काफी हो गई है। निवेदिता के कहते ही वसुधा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उठकर उनके पास जाने लगी। अभिमन्यु जल्दी से उनके पास आया और उन्हें संभालते हुए बोला, दादी प्लीज बी केयरफुल। अभिमन्यु को वसुधा की बहुत फिक्र थी। अचानक वसुधा ने उसका हाथ झटका और इशिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी बहू आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु अपने हाथ की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था, जिसे कुछ पल पहले वसुधा ने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो वहाँ पर हो ही ना। ये सब देखकर निवेदिता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मिस सिंघानिया, अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि दादी आपको बहुत याद कर रही थीं। अगर लोग सच ना जानते हो तो वो पक्का आपको उनकी बहू ही समझेंगे। मिस्टर राजवंश के बाद अगर इन्होंने इतनी अटेंशन किसी को दी है तो वो आप हैं। आपसे तो वो मिस्टर राजवंश से भी ज्यादा प्यार करती हैं। निवेदिता ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु इन सब में अजीब नजरों से वसुधा की तरफ घूर कर देखा। उसके बाद वो इशिका को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे इशिका से जलन हो रही थी, क्योंकि उसने वसुधा की जिंदगी में उसकी जगह जो ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम और नैना वापस कमरे में आ गए थे। गौतम ने इशिका के सामने उसे मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया, इस वजह से नैना उससे नाराज थी। कमरे में आते ही नैना ने गौतम से सख्त शब्दों में कहा, वो क्या था? आपने इशिका को लेडी मर्चेंट कहकर बुलाया। उसे शक हो जाता तो फिर मैं क्या करूं? जब भी वो मेरे सामने आती है तो मुझे लेडी मर्चेंट की याद आ जाती है। मैं तो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हूं कि वो दोनों एक जैसी लगती है क्या। बस मुझे अब फोटो के आने का इंतजार है। गौतम ने सफाई देते हुए कहा, हाँ तो जब 5 दिन बाद में फोटो बनकर आ जाए उसके बाद में जाकर इशिका को दिखा दीजिएगा। मैंने उसके बारे में पता किया था, वो राधिका मर्चेंट की बेटी नहीं है। फिर आप क्यों बेवजह इस मामले को इतना खींच रहे हैं? नैना ने नाराजगी जताते हुए कहा, जब फोटो आ जाएगी तब तुम्हें यकीन हो जाएगा और मैं इशिका को भी दिखा दूंगा। कभी कभी लगता है कि वो बिल्कुल राधिका की छवि है। नैना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए गए हों। गौतम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। अनजाने में ही सही, गौतम ने सच कह दिया था, जिसे सुनकर नैना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे भी कहीं न कहीं डाउट था कि इशिका मालविका की बेटी नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
हॉस्पिटल में नैना और गौतम आपस में बात कर रहे थे। नैना गौतम को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने इशिका को मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया था, जबकि इस मामले में अभी तक वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। बातों ही बातों में गौतम ने ये अंदाजा लगाया कि शायद इशिका के जन्म के वक्त उसे आयशा से बदल दिया गया था। वो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर था और इस वक्त राधिका से बात करने के लिए जाने लगा। गौतम ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको गौतम, अभी हमारे पास में कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। कल को इशिका की शक्ल मैडम मर्चेंट जैसी नहीं हुई तो हम झूठ साबित हो जाएंगे। गौतम ने नैना की बात पर विचार किया। वो सही कह रही थी। गौतम ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें तस्वीर बनने का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन सब सामने आया उस दिन सबको पता चल जाएगा कि इशिका ही राधिका सिंघानिया की बेटी है। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है ताकि उस चालबाज औरत का फरेब सबके सामने आए, नैना ने जवाब दिया। गौतम और नैना दोनों ने ही इंतजार करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इशिका राजवंश विला में थे। वहां अभिमन्यु वसुधा के पास जाकर उससे बात करने लगा, लेकिन वसुधा ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और वो जाकर इशिका को देखने लगी। इन सब में वसुधा की नई केयर टेकर निवेदिता को भी हंसी आने लगी। जो अटेंशन अभिमन्यु को वसुधा से मिलती थी वो अब इशिका को मिल रही थी। ये सब देखकर अभिमन्यु तिरछी निगाहों से इशिका की तरफ घूर रहा था। निवेदिता ने वसुधा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में ऐसा एक दूसरा शख्स मौजूद है जिसे आप मिस्टर अभिमन्यु राजवंश से ज्यादा पसंद करने लगी हैं। अब तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। जब मेरी प्यारी बहू मेरे पास है तो मैं किसी और को पसंद क्यों करूंगी? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और वसुधा से कहा, ये गलत बात है दादी, आप अपनी बहू के आगे अपने पोते को कैसे भूल सकती हैं, जबकि इशिका मेरी ही वाइफ है। अच्छा, तो तुम मानते हो कि ये तुम्हारी वाइफ है और मुझे तुम दोनों को एक जितनी अटेंशन देनी चाहिए, वसुधा ने उसकी बात को पकड़ते हुए कहा। अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसका बिहेवियर बदलने लगा था। अब वो सबके सामने इशिका को अपनी पत्नी कहने से कतराता नहीं था। अभिमन्यु ने बात को टालने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वसुधा इशिका के पास जाकर हल्का हंसते हुए बोली, बहू, इस पागल को तुम्हारी आदत लगने लगी है। इसका तो ठीक है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें भी अच्छा लगता है ना ये? अभिमन्यु इशिका के जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगा। हमेशा की तरह वो अपनी नाक पर उंगली घुमा रहा था। इशिका के गाल लाल हो रहे थे। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी, बहुत देर हो गई है और इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, मैं आपका बेड सही कर देती हूँ। वसुधा ने हाँ में सिर हिलाया और इशिका के साथ अंदर जाने लगी। अभिमन्यु उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, मिस सिंघानिया ने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं? अभिमन्यु को मायूसी होने लगी। तभी निवेदिता ने उसके पास आकर कहा, सर, आज आप यहीं पर सोने वाले हैं या फिर मैन विला में सोने के लिए जाएंगे? राजवंश विला बहुत बड़ा था। एक बड़ा सा घर और उसके आसपास और छोटे विला बनाए हुए थे। वसुधा की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग विला गार्डन एरिया के आसपास बनाया हुआ था, जिसमें उनके ध्यान रखने वाले केयरटेकर, डॉक्टर और कुछ हाउस हेल्पर रहते थे। अभिमन्यु पहले इंडिया में नहीं रहता था। जब से वो इंडिया आया था तब से मैन विला में अपने बेडरूम में रहता था। निवेदिता के अचानक पूछने पर अभिमन्यु ने कहा, दादी की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आज रात के लिए मैं इस विला के अपने कमरे में रहूंगा। वसुधा के विला में भी अभिमन्यु के लिए एक अलग से कमरा बनाया हुआ था। ठीक है, निवेदिता ने जवाब दिया। अभिमन्यु बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी निवेदिता ने पीछे से कहा, आपके रूम के जस्ट पास वाला कमरा मिस सिंघानिया के लिए तैयार करवाया है मैंने। अभिमन्यु उसकी तरफ पलटा और भौहें चढ़ाकर बोला, दादी की बातें थोड़ी कम सुना कीजिए मिस निवेदिता। अभिमन्यु को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर वसुधा ने ही ये सब प्लान किया होगा। वहीं इशिका वसुधा को सुलाने के बाद अपने कमरे में आ गई। उसे नहीं पता था कि पास वाला कमरा अभिमन्यु का है। आज के दिन काफी कुछ हुआ था, इस वजह से इशिका थक गई थी। वो कमरे में आई और आते ही सो गई थी। अगली सुबह इशिका की आंख खुली तो वो फ्रेश होकर वसुधा के कमरे में गई। वसुधा अब तक उठी नहीं थी। जैसे ही इशिका उनके बेड के पास पहुंची, अचानक वसुधा ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम यहाँ वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वापस आ गई से आपका मतलब क्या है दादी?
इशिका ने हल्के चौंकते हुए पूछा। वसुधा ने उठकर जल्दी से इशिका का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ, तुम चली गई थी ना। जब तुम और वो लंबा सा लड़का शादी कर रहे थे तब तुम अचानक गायब हो गई थी। मैंने पूरे 1 महीने तक तुम्हें ढूंढा था पर तुम नहीं मिली। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। इशिका समझ गई थी कि वसुधा को अपनी बीमारी की वजह से पुरानी बातें याद आ रही हैं और वो पुरानी जिंदगी जी रही है। वसुधा की बातों से साफ था कि उसे अभिमन्यु और इशिका की शादी से जुड़ा हुआ कुछ याद आया है। इशिका जल्दी से वसुधा के पास बैठी और उनका हाथ सहलाते हुए कहा, दादी, क्या आपको याद है कि मेरी और मिस्टर राजवंश की शादी कैसे हुई थी? हम दोनों को वो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिला? इशिका इस बार ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि अक्सर वसुधा बातें बताती तो थी, लेकिन जब डिटेलिंग बताने की बारी आती तो वो भूल जाती। तभी अचानक वसुधा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे सब याद है। वसुधा को सब याद होने का सुनकर इशिका ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर चमक थी। इशिका अब और देर नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत काफी आराम से पूछा, तो दादी, मुझे बताइए ना कि हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तुमने रेड कलर का सुंदर सा स्वेटर पहना हुआ था। वसुधा मुस्कुराकर बोली, लाल कलर का स्वेटर? इशिका ने मन ही मन कहा, हाँ, मेरे पास एक रेड स्वेटर था जो मैंने न्यू ईयर पर लिया था। मैरिज सर्टिफिकेट पर मेरी जो फोटो लगी है उसने मैंने वही स्वेटर पहना है। इसका मतलब दादी को सच में सब याद आ रहा है। इशिका अपने ख्यालों में खोई थी। वसुधा की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, उस पागल लड़के ने उस दिन काले रंग का सूट पहना हुआ था। तुम दोनों साथ में ही अपनी मैरिज रजिस्टर कराने गए थे। इशिका के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु के साथ अपनी शादी रजिस्टर कराने गई हुई थी, जबकि उसे तो वसुधा की तरह कोई भूलने की बीमारी भी नहीं थी। उसकी याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इशिका ने जल्दी से आगे पूछा, मैं और मिस्टर राजवंश कैसे मिले थे? तुम दोनों को मैंने ही तो मिलवाया था, वसुधा ने जवाब दिया। आपने हम दोनों को कैसे मिलवाया था? इशिका ने आगे पूछा, लेकिन इस बार वो थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी। इशिका की तेज आवाज में बात करने की वजह से वसुधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने अपने सिर पर हाथ लगाया और आंख बंद की, मानो उनके सिर में दर्द हो रहा हो। वसुधा ने आंखें खोली और फिर इशिका से कहा, बहू, तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इशिका समझ गई थी कि वसुधा एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी है। हालांकि वसुधा ने उसे पूरी बात ना बताई हो, पर थोड़ा बहुत ही काफी था। इशिका ने अपने मन में कहा, दादी हमेशा इम्पोर्टेंट मोमेंट पर ही सब कुछ क्यों भूल जाती है? हम दोनों की शादी इन्हीं ने अरेंज करवाई थी, पर हम दोनों मिले कैसे थे ये मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? बहू, तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वसुधा ने दोबारा पूछा। इशिका ने शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा, दादी, मैं आपको बुलाने के लिए आई हुई थी। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, चलिए बाहर चलते हैं। इशिका ने बहाना बनाते हुए कहा। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक दवाई नहीं बन जाती थी तब तक वसुधा की याददाश्त पूरी तरह नहीं लौटने वाली थी। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरी और तैयार होने के लिए अंदर कमरे में चली गई। उनके आने तक इशिका ने उनका इंतजार किया। फिर वो वसुधा के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची। आज का नाश्ता काफी लैविश था और काफी सारा शानदार खाना टेबल पर सजा हुआ था। अभिमन्यु का इंतजार करते हुए वसुधा और इशिका बातें कर रही थीं। वसुधा बैठी हुई थी जबकि इशिका उनके पास खड़ी थी। वसुधा ने इशिका से कहा, बहू, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कितना लंबा होगा? उनकी बात सुनकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले वसुधा ने अपना हाथ खोला और बोली, मुझसे तो वो पूरा 1 हाथ लंबा होगा या 1 हाथ से भी ज्यादा। हाँ दादी, उनकी हाइट काफी अच्छी है, इशिका ने हल्का हंसते हुए कहा। हालांकि इशिका की खुद की हाइट कम नहीं थी, लेकिन जब भी वो अभिमन्यु के पास खड़ी होती तो उसे अपनी हाइट कम लगने लगती थी। जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे, अभिमन्यु तैयार होकर बाहर पहुंचा। आते ही वसुधा ने तुरंत उससे पूछा, अच्छा, मुझे बताओ शैतान लड़के, तुम्हारी हाइट कितनी है? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से इशिका की तरफ देखा। क्या हुआ? अभिमन्यु ने इशिका से धीरे से पूछा। बस हम जानना चाहते हैं कि आप मुझसे कितने लंबे हो, इशिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम खुद ही पास आकर क्यों नहीं देख लेती? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा।
इशिका को ये सब कुछ काफी नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही वो अभिमन्यु के थोड़ा पास गई, अभिमन्यु ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। इशिका की हाइट अभिमन्यु के चेस्ट तक पहुंच रही थी। अचानक अभिमन्यु के करीब जाने पर इशिका का दिल वहीं ठहर गई थी। जब उसने अभिमन्यु के तेज दिल की धड़कनें सुनी तो ऐसा लगा कि उसका दिल भी उतना ही बेकाबू हो रहा है। वो और अभिमन्यु एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए थे। इशिका के गाल लाल होने लगे थे। उसने नजर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अब ठीक है क्या? इशिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी हाइट तुमसे कितनी ज्यादा है? अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा। इशिका कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। शायद अभिमन्यु ने उसे गलत समझ लिया था। उसने अभिमन्यु को खुद से दूर किया और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस आपसे मैंने आपकी हाइट पूछी थी मिस्टर राजवंश। इशिका की नजरें नीचे हो गई थी, तो वहीं गलत समझने की वजह से अभिमन्यु एम्बैरस हो गया था। अभिमन्यु और इशिका इधर उधर देखने लगे। तभी वसुधा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा। इससे अच्छे से पता चल जाता है कि मेरी बहू इस शैतान लड़के से कितनी छोटी है। वैसे कभी फुर्सत से एक दूसरे के और करीब आओ तो शायद जल्दी मुझे मेरा परपोता भी मिल सकता है। वसुधा की बातों से इशिका की नजरें नीची हो गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु की नजर उसकी मुस्कुराहट पर गई तो उसके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। अभिमन्यु वहां ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके साथ बैठने को हुआ, तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे पता चला कि तुम भी यहीं पर हो, तभी हम सब ने यहाँ साथ ब्रेकफास्ट करने का सोचा। अभिमन्यु ने सामने की तरफ देखा तो उर्वशी, जो नक्श की मॉम थी, वो मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। उसके पीछे पूरी फैमिली थी। अभिमन्यु के डैड मिस्टर प्रशांत राजवंश, नक्श के डैड नकुल राजवंश और उनके साथ आयशा। डाइनिंग टेबल काफी बड़ी थी, इस वजह से सब अपनी अपनी जगह लेने लगे। प्रशांत अपनी माँ के ठीक सामने वाली चेयर पर जाकर बैठे, उसके पास में जाकर नकुल और तो फिर उसके आगे नक्श बैठ गया था। इशिका वसुधा के पास थी। उर्वशी ने जानबूझकर वहां एक एक्स्ट्रा चेयर लगाते हुए इशिका से मुस्कुराते हुए कहा, मिस सिंघानिया, अपनी चेयर को थोड़ा साइड कर लीजिए और मेरे लिए भी जगह बना दीजिए। इशिका उसे रोक पाती उससे पहले उसने जबरदस्ती वसुधा के ठीक पास वाली कुर्सी पर खुद को सेटल किया और वसुधा का हाथ पकड़कर वहां बैठ गई थी। वसुधा का हाथ पकड़कर उर्वशी में मुस्कुराकर कहा, दादी, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। अच्छी खबर का नाम सुनते ही इशिका का ध्यान सीधा आयशा के पेट की तरफ गया। तो क्या उर्वशी आज आयशा की प्रेगनेंसी न्यूज सुनाने के लिए वहां आई थी? बोलो, क्या अच्छी खबर है? वसुधा ने बेरुखी से कहा। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने पास आने का इशारा किया। आयशा जब उसके पास आई तो उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, आयशा ने पुलिस विभाग की मदद की है, इसके लिए उसे सम्मानित किया जाएगा, वो भी एक पब्लिक सेरेमनी में। सोचिए, राजवंश खानदान की होने वाली बहू ने इतना अच्छा काम किया तो हमारी भी तारीफ ही होगी। राजवंश फैमिली को अगर कोई छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती थी तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तो आयशा ने उनके हिसाब से एक बड़ा काम किया था। उर्वशी के कहते ही तुरंत आयशा ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने तो वही किया जो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है। मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। अरे, इसे हल्के में मत लो, ये बहुत अच्छा काम है। अब देखना, मैं पीआर टीम से इसे कितना हाईलाइट करवाकर मीडिया में कई दिन तक हाइप करवाऊंगी। जब तुम्हारी और नक्श की शादी होगी तब हमें और ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। किसी भी बिजनेस फैमिली और कंपनी का न्यूज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। उर्वशी ने जानबूझकर हर एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा। आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने नहीं पता था कि माहिर की वजह से उसे इतनी ज्यादा इज्जत मिलने वाली है, जबकि उसने असल में कुछ किया ही नहीं था। आयशा ने उन्हें थैंक यू कहा और फिर इशिका की तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो इशिका को चिढ़ा रही हो। उर्वशी ने जवाब में कहा, मुझे थैंक यू मत कहो, तुम ये सब डिजर्व करती हो और ऐसे हालातों में राजवंश एम्पायर को भी पॉजिटिव लाइमलाइट की जरूरत है, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रही है। देखना, तुम्हारी वजह से नक्श और कंपनी को बहुत फायदा होगा। उसके बाद उर्वशी ने एक नजर इशिका की तरफ देखा और फिर अभिमन्यु को देखते हुए कहा, और अभिमन्यु, तुम्हारी वाइफ की स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम उसे बोलो कि उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसकी एब्सेंस में आयशा सब संभाल लेगी। वैसे भी वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पुलिस उसे सम्मानित करने वाली है, मीडिया और पब्लिक के बीच उसकी इमेज अच्छी है, तो राजवंश फैमिली को ऐसी ही बहू चाहिए।
उर्वशी जानबूझकर आयशा की इतनी तारीफ कर रही थी और सबको यहाँ लेकर आई थी तो मामला आम नहीं हो सकता था। बस अभिमन्यु इंतजार कर रहा था तो उर्वशी का मुंह खुलने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वसुधा के विला में वसुधा अभिमन्यु और इशिका के साथ अच्छा समय बिता रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर उन दोनों के बीच कुछ अच्छे पल भी हुए, लेकिन इस बीच पूरी राजवंश फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। उनके साथ में आयशा भी थी। नक्श की मॉम उर्वशी जानबूझकर आयशा की तारीफ कर रही थी और सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। उर्वशी ने इशिका को पहले ही साइड कर दिया था। फिर उसने आयशा को अपने पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। आओ आयशा, ये दादी के साथ तुम्हारा पहला ब्रेकफास्ट है, सो एंजॉय। ये हमारी फैमिली में सबसे बड़ी है तो सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी। उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उर्वशी ने इशिका को चिढ़ाते हुए कहा, ओह आई एम रियली सॉरी मिस सिंघानिया, मैंने आपकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आपकी जगह आयशा ने ले ली है। इशिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था। इशिका ने उर्वशी की बात का जवाब देने के बजाय अपना ट्विटर मैसेज चेक करने लगी। उसे प्रिंस ने मैसेज किया था। प्रिंस ने लिखा था, मिस एम, मेरे पास एक सीक्रेट है और अब वो मैं दुनिया के सामने रिवील करने जा रहा हूँ। आयशा सिंघानिया वो लड़की नहीं है जिसने माहिर दास को पकड़वाया था। इनफैक्ट वो तो उसके साथ मिली हुई है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। प्रिंस काफी जिद्दी था। पहले वो इशिका के पीछे पड़ गया था तो अब आयशा के। इशिका ने भी उसे रोकने के बजाय थम्स अप का साइन भेजा। इशिका यही चाहती थी कि अब आयशा की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इशिका का ध्यान मोबाइल में लगा हुआ था। तभी आयशा ने उर्वशी से कहा, आंटी, आप इशिका की बात का बुरा मत मानिएगा कि वो आपकी बात का जवाब देने के बजाय अपने मोबाइल में लगी है। उसका हमेशा से यही है, उसे बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इशिका हैरान रह गई। उसने उर्वशी के चेहरे की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे घूर रही थी। उर्वशी ने सख्त शब्दों में कहा, मिस सिंघानिया, क्या सच में आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? आपसे बड़ा आपसे बात कर रहा है लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा। वो जवाब में कुछ कह पा उससे पहले इशिका खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा, क्या कहा आपने अभी? उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि आपकी जगह आयशा दादी के पास में बैठे। आखिर उन्हें काफी सारी बातें करनी हैं और वो इस घर की होने वाली बहू है। इशिका ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। उर्वशी को लगा कि इशिका को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तभी इशिका ने पूरी सख्ती से कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे बुरा लग रहा है। आपकी जगह कोई और ले लेता है तो बुरा लगना चाहिए। इशिका की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देखकर उर्वशी हैरान रह गई। तभी इशिका ने हाथ बांधकर कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझ में तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाता है, तो मेरे दिल में जो था मैंने बता दिया। मुझे आपकी बातें बुरी लगी। इशिका जानबूझकर अपनी ही जगह पर आकर बैठी, जो वसुधा के ठीक पास में थी। उर्वशी ने वो जगह आयशा के लिए बनाई थी। वो तो हैरान रह गई। आयशा ने इशिका की तरफ से माफी मांगते हुए कहा, आंटी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी माँ के बारे में आप जानती हैं ना, वो थोड़ी अलग बैकग्राउंड से आई हुई है तो उन्होंने इसे कुछ नहीं सिखाया। अब तो यही लग रहा है कि इसे सच में अपने से बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है। उर्वशी ने जवाब दिया। अभिमन्यु बहुत सुन चुका था और अब वो चुप नहीं रहने वाला था। बात इशिका की थी तो उसे चुप रहना भी नहीं था। अभिमन्यु ने उर्वशी की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, लगता है तहजीब तो आपको भी नहीं सिखाई गई, तभी आपको नहीं पता कि घर आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उर्वशी ने खुद जवाब देने के बजाय प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, अभिमन्यु, ये क्या चल रहा है? तुम अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी प्रशांत और उसके बीच में इतनी खटास थी कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे। वसुधा ने इस ड्रामे के बीच में जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब लोग यहाँ आए हो ही क्यों? तुम सबको यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बजाय बहस और लड़ाई झगड़ा ही करना था तो कोई और टाइम चुन लेते। कोई भी मेरी बहू से इस तरह बात नहीं करेगा। वो मेरे अभिमन्यु की पत्नी है। सब लोग हैरानी से इशिका और अभिमन्यु की तरफ देखने लगे। तभी आयशा ने उन्हें समझाते हुए कहा,
एक्चुअली दादी को बातें याद नहीं रहती और उन्हें यही लगता है कि मिस्टर राजवंश इशिका के पति हैं। उर्वशी ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा, दादी को तो गलत फहमी हो गई, लेकिन बाकी लोगों को तो पता है ना कि उनकी औकात क्या है। समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुम्हारी पत्नी वापस आई और उसे इन सब के बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, उसे बुरा नहीं लगेगा। उर्वशी अभिमन्यु को और भी सुनाना चाहती थी, लेकिन वसुधा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझती हूँ। तुम इन सब को लेकर नाश्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हो। जिस इरादे से आई हो जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। हम सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। उर्वशी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर अपने पति नकुल को इशारा किया। नकुल ने सब समझते हुए वसुधा से कहा, आयशा इतने अच्छे खानदान से बिलोंग करती हैं। उसके यूनिवर्सिटी ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं और बिजनेस में भी सही जा रही है। ऊपर से अब उसे पुलिस भी सबके सामने सम्मानित करेगी। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इनाम के तौर पर उसे कुछ देना चाहिए? आखिर वो इस खानदान की होने वाली बहू है। हाँ, तो तुम्हारे बेटे की पत्नी बनने वाली है तो तुम उसे इनाम दो, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। वसुधा के आगे नकुल की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उर्वशी की तरफ इशारा किया। अपने पति की नाकामयाबी को देखकर उर्वशी का मुंह बन गया। फिर उसने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, दादी, हमने आयशा को गिफ्ट दे दिया है, लेकिन आपको भी तो कुछ देना चाहिए। आप इस फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर हैं। वसुधा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। वो चिढ़ते हुए बोली, देखो, जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे तुम लोगों के इशारे समझ नहीं आ रहे हैं। जब अभिमन्यु की शादी हुई थी तब आपने उसकी पत्नी को 5% शेयर दिए थे, तो क्या आप आयशा को 2% शेयर गिफ्ट के तौर पर नहीं दे सकती? इस बार उर्वशी ने सीधे सीधे कहा। वसुधा ने गहरी सांस ली और आयशा को देखते हुए कहा, मैं इसे कुछ नहीं देने वाली हूँ। लेकिन क्यों? उर्वशी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, वसुधा ने सीधे सीधे जवाब दिया। आयशा के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो नफरत भरी निगाहों से वसुधा को घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे शांत रहना था। आयशा ने मासूम सा चेहरा बनाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं जानती हूँ दादी, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, पर अब मैं सुधर गई हूँ। अगर आप मुझे नापसंद करेंगी तो मैं इस फैमिली में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बड़ी दादी, आप इस तरह नक्श काफी एग्रेसिव होकर बोल रहा था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु की तरफ उसकी नजर गई तो वो चुप हो गया। अभिमन्यु की निगाहें काफी सख्त थीं और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। उर्वशी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने इस बार बिना किसी झिझक के कहा, दादी, आप हमारे साथ पार्शल नहीं हो सकती है। आप अभिमन्यु को हमेशा से पसंद करती हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वही जब अभिमन्यु ने शादी की तो आपने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 5% शेयर दे दिए थे। आपने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मेरी बहू के साथ ऐसा मत कीजिए दादी। आपको सभी बच्चों को एक जितना प्यार करना चाहिए। बोलते हुए वो आंसू बहाने लगी और प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने गहरी सांस लेकर कहा, उर्वशी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मॉम, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले आपको आयशा पसंद नहीं थी, हमें कारण समझ आता था, लेकिन अब उसकी वजह से राजवंश खानदान की इज्जत भी बढ़ेगी, तो आपको उसे गिफ्ट के तौर पर शेयर दे देने चाहिए। वो सब लोग अलग अलग तरीके से वसुधा को प्रेशराइज करने लगे थे ताकि वो आयशा को गिफ्ट के तौर पर 2% शेयर दे दे। इन सब के बीच इशिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो प्रिंस ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो आयशा की सच्चाई सामने लाने के लिए काफी था। इशिका ने उसे जल्दी से प्ले करके देखा। वीडियो के अंदर आयशा और माहिर एक दूसरे के पास सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। वीडियो थोड़ा दूर से शूट किया हुआ था, इस वजह से उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर धीरे धीरे कैमरा उनके पास जाने लगा। माहिर ने आयशा से घबराते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है आयशा, तुम बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस तुम कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वो इंसान मरना ही डिजर्व करता था। आयशा ने प्यार से माहिर के गाल पर हाथ रखकर कहा। अचानक आयशा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो चिल्लाकर बोली, कौन है वहाँ? आयशा और माहिर जल्दी से उठकर गए और उन्होंने प्रिंस को पकड़ लिया था। आयशा ने उसकी तरफ देखकर समझदारी से काम लेते हुए कहा, देखा तुमने, जो भी शूट किया है उसे डिलीट कर दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
आयशा जहां शांति से बात कर रही थी, वही माहिर ने कहा, सोच लो, अगर वीडियो डिलीट नहीं किया तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डिलीट, प्रिंस ने कहा और उनके सामने वीडियो डिलीट कर दिया था। माहिर और आयशा नहीं जानते थे कि आजकल के कैमरा ज्यादा एडवांस हो गए थे। वीडियो डिलीट होने के बावजूद उसका डेटा किसी दूसरे डिवाइस में सिक्योर रहता था। वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रिंस ने साथ में लिखा था, आयशा सिंघानिया झूठी है और साजिश में शामिल है। पुलिस को वो सबूत आयशा सिंघानिया ने नहीं बल्कि मैंने भेजे थे। वो बेशर्म लड़की इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे किए का क्रेडिट खुद ले रही है। वो हीरोइन नहीं, एक विलन है। प्रिंस के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, इस वजह से उस वीडियो को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। प्रिंस ने उसे मैसेज करते हुए ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इस वीडियो को शेयर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयशा की सच्चाई पता चले। हालांकि इशिका बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो शेयर नहीं करती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो वीडियो सच्चा है और आयशा की सच्चाई सामने लाना जरूरी था। इसलिए इशिका ने तुरंत उस वीडियो को शेयर कर दिया था। तुरंत ही उस वीडियो के रीच बनने लगे और सब आयशा को भला बुरा कहने लगे। इशिका ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल रखा और ब्रेकफास्ट की तरफ देखा, जो देखने में काफी टेस्टी लग रहा था। अब तक शेयर्स के बारे में लड़ाई होते हुए देखा ही था, आज सुन भी लिया। इन अमीर परिवारों का कुछ नहीं हो सकता। इनके चक्कर में पूरा ब्रेकफास्ट बर्बाद हो गया। इशिका ने धीरे से कहा। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी प्लेट में किसी ने एक चॉकलेट पेस्ट्री रखी। इशिका ने नजरें उठाकर देखा तो वो अभिमन्यु था। उसने इशारे से इशिका को खाने के लिए कहा। इशिका ने एक नज़र इधर उधर देखा कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। सब लोग शेयर्स की लड़ाई में उलझे हुए थे, किसी का ध्यान भी उनकी तरफ नहीं था। इशिका ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु का ध्यान भी उसकी तरफ था, जो सुकून भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इशिका को इंतजार था तो बस वो वीडियो वायरल होने का। तो वहीं टेबल पर शेयर्स की लड़ाई अब बढ़ती जा रही थी। वसुधा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, सब यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? मैं भेदभाव कर रही हूँ। प्रशांत, तुम्हारे मुंह से भेदभाव की बातें अच्छी नहीं लगती है। तुमने हमेशा अपने बड़े बेटे को सपोर्ट किया है, जबकि अभिमन्यु की तरफ कभी देखा तक नहीं। वो बचपन में बीमार था, तब तुम उसकी देखभाल करने के बजाय अपने बड़े बेटे के साथ थे, जिसे मामूली जुकाम हुआ था। जब अभिमन्यु शादी करके आया था, तब तुमने उसे भी शेयर नहीं दिए थे और यही कहा था कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। तो मेरा जवाब भी वही है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है तो मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मॉम, तब और अब में बात अलग है। अभिमन्यु ने सबसे अलग शादी की थी और उसकी पत्नी को किसी ने देखा तक नहीं है, जबकि आयशा की एक अलग इमेज है। ऐसे में लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? प्रशांत ने बहाना बनाते हुए कहा। वसुधा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक प्लेट उठाई और जमीन पर फेंकते हुए कहा, ठीक है, बराबर का मुकाबला करते हैं। तुम अभिमन्यु की पत्नी को शेयर दे दो, मैं इस लड़की को गिफ्ट में शेयर देने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत मना करना चाहता था, लेकिन नकुल ने उसे इशारा किया। नकुल ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर बराबरी का मुकाबला करते हैं। डैड अभिमन्यु की पत्नी को शेयर दे देंगे, बदले में आपको भी उतने ही शेयर आयशा को देने होंगे जितने अपने अभिमन्यु की पत्नी को दिए थे। डैड ने उर्वशी को 2% शेयर दिए थे, तो अभिमन्यु की पत्नी को 2% शेयर मिल जाएंगे। बदले में आपको भी 5% शेयर आयशा के नाम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अभिमन्यु की पत्नी को भी 5% शेयर दिए थे। ना चाहते हुए भी वसुधा इस शेयर गिफ्ट करने के जाल में फंस चुकी थी। वहीं इन सब के बीच इशिका बेफिक्र होकर बैठी थी। देर थी तो बस राजवंश फैमिली के अपना मोबाइल चेक करने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर आयशा का राज सबके सामने आ चुका था। इस लड़ाई के बीच आयशा की नजर अचानक इशिका की तरफ गई, जो तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। इशिका की स्माइल को देखकर आयशा के चेहरे पर परेशानी की बूंदें उभर आईं। इशिका ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, बस कुछ देर आयशा सिंघानिया, फिलहाल इस ड्रामे को एंजॉय करो। अगले आधे घंटे में नए ड्रामे का मजा लेंगे। अभी तुम्हारे नाम पर शेयर मांगे जा रहे हैं, फिर देखते हैं यही राजवंश फैमिली तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। 2000 ईयर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
राजवंश फैमिली के बीच ब्रेकफास्ट टेबल पर होने वाली छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बदल चुकी थी। नकुल और प्रशांत चाहते थे कि वसुधा बिना किसी भेदभाव के आयशा के नाम 2% शेयर करे। वसुधा ने शर्त रखी कि जब उसका बेटा प्रशांत अभिमन्यु की पत्नी को 2% शेयर देगा, तभी वो बराबरी करते हुए आयशा को बराबर का शेयर देगी। वसुधा भूल गई थी कि उसने अभिमन्यु की पत्नी को 5% शेयर दिए थे और शर्त के मुताबिक अब उसे आयशा को भी 5% शेयर देने पड़ेंगे। वहीं इशिका को इंतजार था राजवंश फैमिली के मोबाइल चेक करने का, ताकि आयशा की सच्चाई उनके सामने आ जाए। अभिमन्यु को राजवंश एम्पायर की हेड पोजीशन इसी वजह से मिली थी क्योंकि वसुधा और अभिमन्यु के शेयर्स मिलाकर 51% थे। अब अगर वसुधा अपने 5% शेयर आयशा के नाम कर देती तो हेड की पोजीशन बदल जाती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, क्या बराबरी का सौदा सही रहेगा? वसुधा फंस गई थी। वो यही चाहती थी कि अभिमन्यु मना कर दे, लेकिन अगर अभिमन्यु मान जाता तो फिर यही माना जाता कि उसके मन में लालच है। वसुधा अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए खांसने लगी, ताकि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो इस बात को यहीं पर रोक दे। लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुधा चौंक रही थी। उन्होंने सख्ती से अभिमन्यु की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे। अभिमन्यु ने आंखों ही आंखों में वसुधा को शांत रहने के लिए कहा और फिर प्रशांत की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे इस डील से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको मेरी पत्नी के नाम 2% शेयर करने होंगे। अभिमन्यु उन लोगों के सामने अपनी वाइफ को मेरी पत्नी कहकर ही बुलाता था। हमेशा अभिमन्यु इमोशनलेसली मेरी पत्नी कहकर बुलाता था, लेकिन आज जब उसने मेरी पत्नी कहा तो उसकी नज़र इशिका की तरफ गई, जो चुपचाप पेस्ट्री खाने में बिजी थी। अभिमन्यु का चेहरा उतर गया था, क्योंकि इशिका के हाव भाव से यही लगता था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने फिर से प्रशांत की तरफ देखा तो वहीं इशिका खाते हुए रुक गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी जब उसने अभिमन्यु के मुंह से मेरी पत्नी शब्द सुना और उसके गाल लाल होने लगे। इशिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। प्रशांत ने बहाना लगाते हुए कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा ट्रांसफर, लेकिन अभी पेपर तैयार नहीं है। आपको किसने कहा पेपर तैयार नहीं है? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा और फिर तुरंत पृथ्वी के लिए मैसेज छोड़ा। 5 मिनट के अंदर ही पृथ्वी पेपर्स के साथ वहां आ चुका था। उसने पेपर प्रशांत के सामने रखते हुए कहा, आपके यहाँ साइन करने हैं। कहने को राजवंश एम्पायर के शेयर्स उनके घर की बहू को जाते थे, लेकिन उसका फायदा उनके पति ही उठाते थे। इस अग्रीमेंट में अभिमन्यु की पत्नी की कोई डिटेल्स नहीं थी, बल्कि वो 2% शेयर उसी के पास जा रहे थे। पेपर्स पढ़ने के बाद प्रशांत ने भौहें उठाकर कहा, एग्रीमेंट पहले का बनाया हुआ लग रहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी नज़र पहले से मेरे शेयर्स पर थी। मेरी किसी की प्रॉपर्टी पर कोई नज़र नहीं है। आप ही यहाँ पर पहले शेयर्स मांगने के लिए आए थे। रही बात डॉक्यूमेंट तैयार रखने की, तो ये मैंने नहीं, दादी ने तैयार करवाए थे। अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। प्रशांत के पास और कोई चारा नहीं था, मजबूरी में उसे साइन करने पड़े। फिर उसने वसुधा की तरफ देखकर कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। आपको 5% शेयर्स नक्श के नाम करने होंगे। पृथ्वी ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको 1-2 घंटे का टाइम तो हमें देना होगा। हाँ, 1-2 घंटे इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है ना मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु ने प्रशांत की तरफ देखकर पूछा। शेयर्स एक्सचेंज करने पर सबने काफी आराम से हामी भर दी थी, इसलिए उर्वशी नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई बहस हो। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं, पुरानी बातें करेंगे, उतने में ही पेपर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। माहौल फिर से शांत हो गया था। पेपर्स लेकर पृथ्वी वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। उर्वशी तुरंत आयशा के पास वाली चेयर पर बैठी। उसकी वजह से आज उन्हें 5% शेयर मिले थे, इसलिए वो उसकी प्लेट में सर्व करते हुए बोली, ये लो बेटा, खाओ। दादी के घर ब्रेकफास्ट करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है, ये किसी को अपने घर नहीं आने देती है।
आयशा भी उनकी बात पर हामी भरी और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसकी नज़र नक्श पर जमी हुई थी, जो बस इशिका को देखे जा रहा था। आयशा से ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। उसने इशिका की तरफ देखकर कहा, इशिका, क्या यहाँ तुम ठीक से रह रही हो? इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आयशा ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। डैड ने कहा कि जब तक तुम राजवंश फैमिली के साथ रह रहे हो तो अच्छे से रहना, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना और सबके साथ प्यार से पेश आना। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की दिक्कत महसूस हो तो तुम अपने पति के घर जा सकती हो। आखिरकार वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इशिका समझ गई थी कि आयशा क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इशिका शांत थी। इनफैक्ट वो आज आयशा की बातों को एंजॉय कर रही थी। आयशा ने फिर से कहा, तुम्हारे पति से मुझे याद आया कि उसके पास रहने के लिए न तो घर है और न ही गाड़ी। अब तो तुम्हारे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। नक्श, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारा जो दूसरा अपार्टमेंट है वो रहने के लिए इशिका को दे दो। आखिर उसने दादी के लिए इतना कुछ किया है तो एक छोटा सा अपार्टमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उस घर की मालकिन हो। उसकी बातों से चिढ़ते हुए इशिका ने तेज आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि दादी की जान की कीमत सिर्फ एक अपार्टमेंट जितनी है? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम इस घर की बहू बन जाओगी तब इस तरह फ्री में अपार्टमेंट बांटना। अभी तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है। इशिका ने सिर हिलाकर कहा। इशिका आयशा की इंसल्ट कर रही थी और ये उर्वशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इशिका से बोली, मिस सिंघानिया, मुझे बार बार तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी क्या? आयशा इस घर की होने वाली बहू है। उसे शेयर्स मिलने वाले हैं। जल्द ही वो और नक्श शादी कर लेंगे तो इस हिसाब से वो तुम्हें एक अपार्टमेंट देने की हैसियत रखती ही है। उर्वशी का साथ देते हुए नक्श ने कहा, और तुम इस तरह मेरी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बड़ी दादी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह दो। इसकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करने बराबर है, तो चुपचाप सॉरी कहो। इशिका नक्श को जवाब देने वाली थी, तभी बीच में अभिमन्यु ने बोलते हुए कहा, और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि इस घर के गेस्ट के साथ कैसे बात करनी है? मैं बार बार नहीं कहूँगा। मिस सिंघानिया मेरी गेस्ट हैं और किसी को भी उसकी इंसल्ट करने का हक नहीं है। नक्श को मजबूरन चुप रहना पड़ा, पर उर्वशी कहाँ चुप होने वाली थी। उसने फिर से कहा, तुम जानते हो ना आयशा कौन है? अब तो पूरा शहर उसकी इज्जत करता है। तुम एक कल की आई लड़की के लिए उसकी इंसल्ट करोगे अभिमन्यु? आप इस बात को लेकर श्योर है कि पूरा शहर उसकी इज्जत कर रहा है? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। उसकी बातें सुनकर उर्वशी चौंक गई। तभी अभिमन्यु ने सिर हिलाकर अपना फोन आगे रखते हुए कहा, कुछ भी कहने से पहले एक बार ट्विटर चेक कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी ये होने वाली बहू कितनी अच्छी और इज्जत वाली है। अभिमन्यु की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। ट्विटर पर क्या चल रहा था उस अनजान उर्वशी ने कहा, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? ट्विटर पर सब जगह आयशा की तारीफ चल रही है। उसने इतना अच्छा काम किया है तो वो ये सब डिजर्व करती है। उर्वशी ने ही अपने पीआर डिपार्टमेंट को इसके पैसे दिए थे, मामले को बढ़ाने के लिए। अभिमन्यु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें आपके लिए तारीफ है। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या सच में वो तारीफ ही है ना? अभिमन्यु की बातों से उर्वशी घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने लगी। तो वहीं नक्श के पास कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट से कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जल्दी से ट्विटर चेक किया। ऐसा लग रहा था जो भी हो रहा था उसे पर उस यकीन नहीं हो रहा था। आयशा अभी भी उन सबसे बेखबर थी। उसने नक्श के पास जाकर पूछा, क्या हुआ नक्श, सब ठीक है ना? वहीं ट्विटर पर सब चेक करने के बाद उर्वशी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो उठकर आयशा के पास गई और उसे दोनों कंधों से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी, जो यहाँ बैठकर हम सबके साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उर्वशी ने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी थी, जो कि आयशा के पैरों में जाकर लगी। उसने कुछ ही देर में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। अभिमन्यु चुपचाप हाथ बांधे हुए इस तमाशे को देख रहा था। आंटी, प्लीज मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या है? मैंने क्या कर दिया जो अचानक से आप इतना गुस्सा हो गई? आयशा ने रोते हुए पूछा। मेरी कुछ बताने की हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, तुम ट्विटर चेक करो। उर्वशी ने गहरी सांस लेकर कहा। उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि अभी वो आयशा की जान ले ले। इशिका ने ट्विटर खोला तो उसे पता चला मिस एम के अकाउंट से
प्रिंस के वीडियो को रीट्वीट किया गया था, जिसके बाद वो जल्दी ही वायरल हो गया था। उसने पुलिस में ये साबित कर दिया था कि उसी ने माहिर के खिलाफ पुलिस को चुपके से सबूत भेजे थे। सब कुछ साबित हो जाने के बाद पुलिस ने आयशा के बजाय प्रिंस को प्राइज देने का फैसला किया था। उन्होंने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल तक में डाल रखा था। आयशा के खिलाफ काफी कुछ वायरल हो रहा था। लोग उसे बहुत भला बुरा कह रहे थे। पिछली बार जब आयशा ने इशिका का क्रेडिट अपने नाम लिया था, तब कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सारा शहर तक इसके बारे में जान चुका था। आयशा के पैर मानो वहीं पर जम गए हों। तभी पृथ्वी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ पेपर्स के साथ वहां आया और बोला, सर, मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं। इनके साइन हो जाने के बाद उन्हें पब्लिक भी करना है। अभिमन्यु ने सख्त शब्दों में कहा, रहने दो पृथ्वी, अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब राजवंश फैमिली एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहेगा। अरे, ये लड़की इस घर के आसपास भी रही तो सब राजवंश फैमिली का मजाक बनाएंगे। बिजनेस को बहुत नुकसान होगा और स्टॉक भी गिर जाएंगे। इस कंपनी का हेड होने के नाते मैं यही डिसीजन लेना चाहूंगा कि अगर नक्श इससे शादी करे तो उसके बारे में पब्लिक में रिवील नहीं किया जाए। अभिमन्यु ने जानबूझकर वही बातें कहीं जो कभी उन्होंने इशिका के बारे में बोली थी। उनके पास 5% शेयर नहीं आ रहे थे। ये सुनते ही तो उर्वशी गुस्से से पागल हो गई। उसने आयशा की गर्दन पकड़ी और चिल्लाकर बोली, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना और भूल जाओ कि नक्श और तुम्हारी शादी कभी हो सकती है। प्लीज मेरी बात। आयशा ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उर्वशी बीच में चिल्लाकर बोली, मैं बहुत तरीके से पेश आई हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं, खुद ही चली जाओ। आयशा डर से कांप रही थी। उसने नक्श की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा समझ गई थी कि नक्श भी इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। आयशा रोते हुए वहां से चली गई। वहां डाइनिंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हुई हो। उनके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा, सर, क्या अभी भी इन पेपर्स पर दादी के साइन होंगे? पृथ्वी की बातें प्रशांत और नकुल को चिढ़ा रही थीं। आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहाँ वो वसुधा से 5% शेयर हासिल करना चाहते थे और कहाँ उन्हें 2% और का नुकसान हो गया। नक्श इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो तेज सांसें ले रहा था। उसने एक नज़र उन सब की तरफ देखा और बाहर चला गया। उनके पीछे पीछे नकुल और प्रशांत भी गए। अब उर्वशी का वहां रुकना बेकार था तो वो भी जा चुकी थी। फाइनली उसे डाइनिंग हॉल में वही शांति थी जो सुबह अभिमन्यु, इशिका और वसुधा के होने से रहती थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो उस पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को थैंक्स बोल रही थी, तो वही अभिमन्यु भी अब बेफिक्र था। आयशा का राजवंश फैमिली से पत्ता साफ हो चुका था, लेकिन इतनी आसानी से वो इशिका की जिंदगी से जाने वाली नहीं थी। इशिका ने अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द आयशा के बारे में कुछ सोचना होगा। वो इस मामले में शांत नहीं रहने वाली है और राजवंश फैमिली का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अभिमन्यु ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा। वो समझ चुका था कि इशिका क्या सोच रही है। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, किसी की भी लाइफ सिंपल नहीं होती है, तो आपकी जिंदगी भी हमेशा सिंपल नहीं रहने वाली है। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे एंजॉय कीजिए। चलिए आइए, अब आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और ब्रेकफास्ट टेबल पर वापस आ गई थी। वहीं अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ सबकी नजरों से छुपकर इशारा किया। पृथ्वी समझ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियां हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिंस के वीडियो शेयर करने के बाद आयशा की सब जगह थू थू होने लगी थी और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। आयशा का सच सामने आने के बाद उर्वशी ने नक्श और आयशा की सगाई तोड़ दी थी। उसने गुस्से में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। आयशा रोते हुए सिंघानिया विला में पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से मेकअप भी खराब हो गया था। उर्वशी के प्लेट फेंकने की वजह से उसके पैर पर एक टुकड़ा आकर लगा था, जिससे हल्का खून भी निकल रहा था। आयशा के घर पर आते ही आदर्श ने उसे देखा। वो कॉल पर बात कर रहे थे। उसने ठीक से आयशा की तरफ ध्यान नहीं दिया और कॉल कट करके मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आते हुए बोला, बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम? मुझे लगा कि तुम्हें आने में रात हो जाएगी।
वैसे आज का ब्रेकफास्ट कैसा रहा? क्या तुमने नक्श की बड़ी दादी को मना लिया? क्या वो तुम्हें शेयर देने के लिए तैयार हो गई? बोलते हुए आदर्श आयशा के पास आए और उन्होंने ठीक से उसे देखा तो वो हैरान रह गए। आयशा की आंखों में आंसू थे और उसका हाल ठीक न देखकर आदर्श ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और परेशान स्वर में कहा, आयशा बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? आयशा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोई जा रही थी। उसे इस तरह देखकर आदर्श परेशान हो गए। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, राधिका, राधिका, तुम कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। देखो आयशा को क्या हो गया है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? राधिका ऊपर आराम कर रही थी। उसके कानों में आदर्श की आवाज पड़ी तो वो श्रुति की हेल्प से नीचे आई। उसने देखा आदर्श ने आयशा को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। आदर्श ने आयशा से गुस्से में कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? ये राजवंश फैमिली ने किया है ना? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी वहां जा रहा हूं, उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आदर्श गुस्से में खड़ा हुआ और उठकर जाने को हुआ, तभी आयशा ने कहा, रुक जाइए डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज वापस आ जाइए। आयशा की बात सुनकर आदर्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो आयशा की तरफ पलटे और हैरानी से सिर हिलाकर कहा, तो फिर क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। आयशा जवाब में कुछ बोलती उससे पहले राधिका वहां पहुंच चुकी थी। उनकी तबीयत बेहतर नजर आ रही थी। उन्होंने सख्ती है आयशा की तरफ देखा और उसी अंदाज में कहा, क्या ये सब ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से हो रहा है? राधिका की बातों से साफ था कि ट्विटर पर जो भी हो रहा था उस बारे में वो अनजान नहीं थी। आयशा ने अपनी नजरें नीची की और पहले जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने सुबकते हुए कहा, आप भी मुझे सबकी तरह गलत समझ रही हैं ना? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माहिर अपने डैड को मारकर मेरे पास आया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे सच में डर लग रहा था कि वो मुझे भी मार देगा। इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका आयशा की बातों से संतुष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, पहले उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? तुमने कहा कि सबूत तुमने पुलिस तक पहुंचाए थे, जबकि ये तो किसी रिपोर्टर का काम था। क्योंकि मैं मजबूर थी। नक्श को लगा कि ये सब मैंने ही किया है। उसके बाद वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगा तो मैंने सच नहीं बताया। आप समझती क्यों नहीं है? मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसे सच पता चलता तो वो मुझे छोड़ देता। बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था इस छोटी सी बात को और राजवंश फैमिली इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में वायरल कर देगी। आयशा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसने फिर से झूठ बोला और हमेशा की तरह मासूम बनने का दिखावा किया। इतनी बड़ी कहानी सुनाने के बाद भी राधिका के चेहरे पर वही सख्ती थी। उन्होंने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। सच सामने आ गया है, ऐसे झूठ बोलना बंद करो। आयशा का झूठ राधिका के सामने पकड़ा गया था। उसने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, इन सबको जाने दो मॉम, अभी ये बात करने का टाइम नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए मॉम। उन्होंने शादी तोड़ दी है। मैं नक्श के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपके पास में कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज उनसे जाकर बात कीजिए। मैं मर जाऊंगी नक्श के बिना। आयशा को लगा कि उसके इस ड्रामे से राधिका पर कोई असर होगा, लेकिन राधिका ने बेरुखी से कहा, तो उन्होंने सगाई तोड़ दी है। कोई बात नहीं, अब तुम घर पर रहो। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ठीक से तुम्हें बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूंगी और तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगी। वहीं पूरा मामला समझने के लिए आदर्श ने ट्विटर और सब कुछ देखा। उसने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हो। अभी ये बच्ची है और इसे सही गलत का ठीक से नहीं पता है। ये छोटी सी बात है, आज सब बात करेंगे और कल भूल जाएंगे। राधिका ने तिरछी निगाहों से आदर्श की तरफ देखते हुए कहा, आदर्श आपकी वजह से ये इतनी बिगड़ी है। आप इसकी गलत हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। मैं आज से और अभी से इसकी किसी भी गलत बात को इग्नोर नहीं करने वाली हूँ और इसे उसके लिए सजा मिलेगी। राधिका के कहते ही आयशा ने रोते हुए कहा, हाँ मैंने की है गलती, क्योंकि कोई मुझसे प्यार से बात करने वाला ही नहीं है। जब भी आपके पास आकर आपको कुछ बताया, आप प्यार से समझाने के बजाय मुझे डांटने लगती हैं। आज भी आप वही कर रही हैं। आयशा ने राधिका और आदर्श को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और भागकर ऊपर जाने लगी। वहीं कुछ देर में बाहर से एक हाउस हेल्पर दौड़ते हुए आया। उसने आदर्श से कहा, सर वो आयशा बेबी ऊपर 4th फ्लोर की टेरेस पर चढ़ी हुई है। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं।
हाउस हेल्पर की बात सुनकर आदर्श और राधिका जल्दी से गार्डन एरिया में गए तो उन्होंने देखा आयशा उनके विला के 4th फ्लोर की रेलिंग पर चढ़ी हुई थी। आयशा को वहां देखकर राधिका के कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी आंखें नम हो रही थी। तभी आयशा ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, मॉम, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप अभी मेरे लिए राजवंश विला में जाकर बात करेंगी। मुझे किसी भी हाल में नक्श से शादी करनी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आयशा को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि राधिका की पोजीशन क्या है। उसे ये इस बात से ही समझ आ गया था जब मित्तल फैमिली उसे देखकर आयशा की गलतियां तक भुलाने के लिए तैयार हो गई थी। आयशा ने राधिका की तरफ देखा और आगे कहा, मॉम, मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकती हैं। प्लीज मेरे लिए एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। आयशा राधिका की इकलौती बेटी थी। वो उसे बहुत प्यार भी करती थी और इस वक्त आयशा को ऊपर उस हाल में देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई थी। लेकिन अचानक ही वो उस इमोशन से बाहर निकल आई थी। राधिका के चेहरे के भाव सख्त थे और उन्होंने आयशा की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, ठीक है, तो फिर कूद जाओ। आयशा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे लगा कि उसके इस तरह ड्रामा करने पर राधिका मान जाएगी। राधिका ने आगे कहा, तुम ज्यादा ऊपर नहीं हो आयशा। वहां से नीचे गिरी तो तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी और हो सकता है कि तुम्हें उम्र भर व्हीलचेयर पर रहना पड़े। लेकिन सिंघानिया फैमिली की भी इतनी हैसियत है कि वो अपनी हैंडीकैप्ड बेटी को संभाल सके। आदर्श ने तुरंत राधिका को समझाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, पर इस तरह इमोशनल होकर कुछ भी मत बोलो। वो बेटी है हमारी। बोलते हुए आदर्श ने ऊपर आयशा की तरफ देखा और फिर तेज आवाज में कहा, आयशा, हम बैठकर इस मामले में डिसीजन लेते हैं। तुम चुपचाप नीचे आओ। मत रोकिए इसे आदर्श। इसे राजवंश फैमिली की पावर और पोजीशन की इतनी भूख हो गई है कि ये सही गलत भी नहीं सोचती है, तो इसका यहाँ से कूदना ही ठीक है। राधिका ने गुस्से में जवाब दिया। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। फिर आयशा ने कहा, ठीक है, मैं कूद जाती हूँ और जानती हूँ कि यहाँ से कूदने पर मेरी जान नहीं जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम, और मेरे पेट में नक्श का बच्चा है। मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे का क्या? उस मासूम की तो कोई गलती नहीं है ना? राधिका और आदर्श हैरानी से आयशा की तरफ देख रहे थे। इस बार आयशा का तीर निशाने पर लगा था। उसने आगे कहा, मॉम, प्लीज मेरी न सही, मेरे बच्चे की सोचिए। मैं नक्श से उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि इस बच्चे के लिए शादी करना चाहती हूँ। मैं एक सिंगल मदर बनकर नहीं रहना चाहती, और ना ही मेरा बच्चा बिना बाप के बड़ा होगा। पूरी बात जानने के बाद आदर्श ने कहा, राधिका, अब समझ भी जाओ, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची है वो, बैठकर बात करते हैं। राधिका एक पल के लिए खो गई थी। आज आयशा जिस जगह पर खड़ी थी, वहां किसी वक्त में वो थी। आयशा ने अपना ड्रामा जारी रखा। वो बार बार नक्श से प्यार करने की बात कह रही थी। इस बीच उसने ईशिका को भी बीच में घसीट लिया था। आयशा के साथ में आदर्श भी राधिका को समझाने में लगे थे। आखिरकार राधिका को हार माननी पड़ी। ऊपर से आयशा उसकी इकलौती बेटी थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, नीचे आओ, बात करते हैं। राधिका ने नम आंखों से जवाब दिया। आयशा उनकी बेटी थी, तो वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। वही आयशा भी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, तो वो भी नीचे आ गई थी। डैश। सुबह के नाश्ते के बाद अभिमन्यु ऑफिस चला गया था। लंच ईशिका और वसुधा ने साथ में किया था। कुछ देर आराम करने के बाद बस ईशिका वसुधा को अपने साथ वॉक कराने के लिए गार्डन एरिया में लेकर आई थी। जब ईशिका वसुधा के साथ टहल रही थी, तो उन्होंने किसी को आपस में फुसफुसा कर बातें करने की आवाज सुनी। वहां काम कर रहे गार्डनर ने दूसरे से कहा, अजीब बेशर्म लड़की है। सुबह इतना सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी इसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत भी कैसे हो गई? साथ में अपनी माँ को भी घसीट लिया, जो कितनी बीमार लग रही है। उर्वशी मैडम ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया। इस वजह से ये दरवाजे पर ही खड़ी है। कितनी बीमार लग रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। दूसरे ने जवाब दिया। आयशा ने अपनी जिद के चलते राधिका को राजवंश विला में आने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उर्वशी भी अपनी जिद की पक्की थी। उसने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। इस वजह से वो दोनों गार्डन एरिया में खड़े थे। उन्हें वहां देखकर काम करने वाले हाउस हेल्पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। ईशिका को समझ नहीं आया वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक आयशा और राधिका को देखा नहीं था। ईशिका जल्दी से उनके पास गई और उनसे पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? हम आयशा सिंघानिया और उनकी माँ राधिका सिंघानिया के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आए थे।
लेकिन उर्वशी मैडम ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। वो अभी तक यहाँ उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो वापस आकर उन्हें अंदर आने देगी, जबकि हम अच्छे से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। ईशिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आयशा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुमने अपने झूठ के जाल में मिसेस सिंघानिया को भी बेवजह घसीट लिया है। ईशिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, दादी, क्या आप? वसुधा पहले ही समझ गई थी कि ईशिका क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, तुम चिंता मत करो और जाकर उन्हें देखो, मैं निवेदिता के साथ अंदर चली जाऊंगी। ईशिका ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वैसे भी वसुधा अपने घर में थी, इसलिए ईशिका को उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वसुधा को निवेदिता के पास छोड़कर ईशिका जल्दी से मेन गेट की तरफ जाने लगी। वसुधा के विला से मेन गेट लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पर पड़ता है, इसलिए ईशिका को थोड़ा टाइम लग गया। ईशिका ने देखा राधिका वहां खड़ी खांस रही थी। उनके पास में आयशा खड़ी थी। वो जहां खड़ी थी उसके दोनों तरफ गार्डन बने हुए थे। राधिका की जो हालत थी उसमें उसे इस तरह की खास घास से एलर्जी थी। अगर वो थोड़ी देर और वहां खड़ी रहती तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने वाली थी। ईशिका जल्दी से उनके पास गई और अपने बैग से एक दवाई निकालकर उन्हें देते हुए कहा, आप पहले ये दवाई ले लीजिए, बेहतर महसूस करेंगी। ईशिका ने साथ में उन्हें पानी भी दिया जो उसने अपने बैग में रखा था। फिर ईशिका ने राधिका को समझाते हुए कहा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा को लगा कि ईशिका उसके खिलाफ राधिका को भड़का रही है, तो वो तुरंत आगे आई और बोली, अगर तुम्हें मेरी मॉम की इतनी ही चिंता है तो जाकर राजवंश फैमिली से बात करो। बड़ी दादी के साथ तुम्हारी अच्छी खासी बनती है, उन्हें बोलो कि मेरी और नक्श की शादी करवाएं। राधिका ने तुरंत आयशा को डांटते हुए कहा, इससे ईशिका का कोई लेना देना नहीं है, इसे इस मामले से दूर रखो। ईशिका जवाब में कुछ कहती उससे पहले राधिका ने उससे कहा, हाँ जानती हूँ, तुम भी आदर्श की बेटी हो, लेकिन इस मामले से खुद को दूर रखो बेटा। आयशा का मामला किसी तरह मैं देख लूंगी, तो तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब राधिका ने ईशिका को आदर्श की बेटी कहा तो अचानक ईशिका के सीने में दर्द होने लगा। वो सच्चाई जानती थी। उसने सख्ती से कहा, मैं आदर्श की बेटी नहीं हूँ।